गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पीएम मोदी से अभी गुपकार अलायंस के जो मेंबर्स थे उन्होंने मीटिंग करी है अभी रिसेंटली, आपको पता है। ठीक है, तो उसमें जो है पीएम मोदी ने उन्हें बोला है कि आप कोऑपरेट करो हमारे साथ, हम जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए एक पॉलिटिकल रोड मैप बना के बैठे हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का है। हम वहाँ पर डीलिमिटेशन करना चाहते हैं स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, ताकि उसके बाद हम पॉलिटिकल रोड मैप जो है अपना पूरा एक तरह से लागू कर सकें, उसके बाद इलेक्शंस करा सकें। फिर लाइकलीहुड है कि हम स्टेट असेंबली जब स्टेट हुड भी देंगे उसके बाद उसको, ठीक है। लेकिन पहले हमारी जो है प्री रिक्विजिट उसके लिए क्या है कि जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो जाती तब तक हम आगे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डीलिमिटेशन होता क्या है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां आपके जो एमपी या एमएलए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? डीलिमिटेशन से डिसाइड होता है कि कौन से एरिया की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उसकी लिमिट और उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करना, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक स्टेट में या पूरे इंडिया में, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए पूरे इंडिया में और असेंबली के इलेक्शंस के लिए स्टेट में, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कहाँ कहाँ पर बाउंड्री होगी, ये सारा जो डिसीजन है ये डीलिमिटेशन जो है उसी एक्सरसाइज से ही पता लगता है। ठीक है, और ये किस चीज़ के बेसिस पर होता है डीलिमिटेशन? जब पॉपुलेशन में चेंज आता है। अब समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट ABC नाम का है, उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है। ठीक है, जब हमने डीलिमिटेशन करी तो 10 लाख की पॉपुलेशन पे हमने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाया। लेकिन कुछ 10 साल 20 साल बाद उसकी पॉपुलेशन 15 लाख हो गई। तो पहले 10 लाख लोगों को एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन 10-15 साल में पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से 15 लाख लोगों को जो है एक पर्सन एक ही पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम यही चीज़ अगर एक उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ भी है, अगर कि पहले 10 लाख पॉपुलेशन पर एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था और अब 15 लाख हो गई है वहाँ पर पॉपुलेशन। तो अब आपको लगता नहीं कि क्या ये पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से जो पहले 10 लाख और 10 लाख पर एक एक पर्सन थे, अब टोटल पॉपुलेशन 30 लाख हो गई है। तो इनको 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी को ही देखने के लिए कि क्या आप कितना पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है या उसको सब डिवाइड करना जरूरी है या नहीं है, उसके लिए ही डीलिमिटेशन किया जाता है सेंसस के बाद। सेंसस में हमें पता लगता है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, उसी के बेसिस पर हम डीलिमिटेशन करते हैं। तो डीलिमिटेशन की कैसे जाती है? आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसको एक डीलिमिटेशन एक्ट पास करना चाहिए हर सेंसस के बाद। फिर आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट्स को की भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वही डिवाइड करेगा हर सेंसस के बाद। ठीक है, तो ये अलग अलग, ये पार्लियामेंट के लिए अलग है, स्टेट के लिए अलग है। जब ये एक्ट बन जाता है फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ऑफ कोर्स डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऐसी फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो प्रेसिडेंट ने 1950 और 51 में जो है वो कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, उसका जो है एक्ट जो है वो 1952 में इनेक्ट किया गया था। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रूपरेखा तैयार करता है। अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार इंडिया में सेटअप हुए हैं, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। अब ये देखो 52 वाला मतलब 51 के सेंसस पे, 63 वाला मतलब 61 के सेंसस पे, 73 वाला मतलब 71 के सेंसस पे हुआ। ठीक है, और लेकिन 1981 और 1991 के सेंसस में जो है के बाद जो है हमने डीलिमिटेशन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने 1973 के बाद जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उनको साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उन्होंने बोला कि आप ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो कि पॉपुलेशन जिस स्टेट की इंक्रीज हो रही है वहां पर तो ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी, हम लोग अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, सदर्न इंडिया की स्टेट्स, हमारे पे सीट्स कम होंगी। ठीक है, तो एक तरह से गलत इंसेंटिव है। लोग फिर तो स्टेट्स चाहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहे क्योंकि फिर उनके पास ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी, पार्लियामेंट में की भी ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी। जो नदर्न इंडिया की कुछ सेंट्रल इंडिया की स्टेट्स हैं जैसे यूपी बिहार वगैरह हैं या मध्य प्रदेश, अगर यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है तो इनकी सीट्स ज़्यादा बन जाएंगी और यहाँ पर जो इलेक्शन जीतेगा उसकी सरकार बन जाएगी। तो सदर्न इंडिया में तो उल्टा हो रहा है, वहाँ तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उनको तो बल्कि वहाँ सीट्स कम होंगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए
इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1976 के आसपास आई थिंक उन्होंने कहा कि अब से डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो 2001 तक उस पर बैन है, हम अगले 2 सेंसस के बाद डीलिमिटेशन नहीं करेंगे। लेकिन 2001 पे वो बैन हट जाना था, हमको डीलिमिटेशन करना चाहिए था उसके बाद वो बैन हटा। लेकिन 2001 के बाद हमने दोबारा ये डिसाइड किया कि हम इस बैन को एक बार और एक्सटेंड करते हैं 2026 तक। तो अब ये जो बैन है एक तरह से ये 2026 तक एक्सटेंड था, इसलिए 2011 के सेंसस के बाद भी डीलिमिटेशन नहीं हुआ। अब जो 2002 के बाद जो ये डीलिमिटेशन हुआ उसमें क्या सिर्फ डिसाइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी बाउंड्रीज जो है, उनकी जो टेरिटरी की बाउंड्रीज, जो उसकी बाउंड्रीज है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, सिर्फ उसको ही हमने रीअरेंज किया। नंबर हमने उतना ही रहने दिया, ठीक है, 550 नंबर है, ठीक है। अब मैं 2 इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि जो रिसेंटली हमने एंग्लो इंडियंस की सीट को जो है वो अब खत्म कर दिया है, तो अब उन्होंने 550 ही रहने दिया उसको। ऑफकोर्स उस टाइम पर 5 जो है 550 ही रहते थे, वैसे भी जो है वो एंग्लो इंडियन तो 2 नॉमिनेटेड ही होते थे, तो हमने 550 ही रहने दिया उसको, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। लेकिन समझ लो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनके बाउंड्रीज या उसके बॉर्डर्स को बस हमने जो है वो डीलिमिटाइज किया, उसको हमने जो है बढ़ाया या घटाया, ठीक है। नंबर में कोई चेंज नहीं आया। 2008 में जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें सिर्फ हमने उसकी बाउंड्रीज को ही थोड़ा बहुत चेंज किया था, ठीक है। नंबर वैसे का वैसे ही रहने दिया हमने। अब जो है 2026 में, अब 2026 के बाद जो अगला डिलिमिटेशन होना है वो कैसे होगा, 2031 के सेंसस पे होगा, ठीक है, क्योंकि 2026 तक पे तो बैन ही है। या तो 2026 पे जब वो बैन हटेगा तो उससे अगला जो सेंसस आएगा, उससे अगला सेंसस कब आएगा, 2031 में आएगा, तो 2031 के सेंसस के हिसाब से ही जो है वो अगला डीलिमिटेशन होगा, ठीक है। तो अब डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये कमीशन जो है, डीलिमिटेशन कमीशन जो है, अपनी पूरी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन कौन लोग उसके मेंबर्स होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर स्टेट के इलेक्शन कमीशन, ये सब मिलकर जो है ये काम करते हैं, और सारे डिसीजंस जो है वो मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ लिए जाते हैं, ठीक है। अब डीलिमिटेशन कमीशन में समझ लो 10 मेंबर हैं, अगर 6 कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग बनाया जाना चाहिए, तो क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन है तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। अब फंक्शंस क्या है डीलिमिटेशन कमीशन के, एक तो नंबर कितने होने चाहिए सीट्स के, और नंबर ऑफ कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, और कितनी क्या बाउंड्री होनी चाहिए ये डिसाइड करना। फिर जो एससी और एसटीज की सीट हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना। अब जो हमने 2002 का सेंसस, जो 2002 के बाद हमने डिलिमिटेशन किया, जिसमें मैं आपको कह रहा हूं कि हमने सिर्फ बाउंड्रीज को साथ ही जो है वो छेड़छाड़ की है, छेड़छाड़ नहीं वैसे, मतलब हमने उसको एक तरह से घटाया या बढ़ाया है, ठीक है। उसके अंदर एससी एसटीज की जो सीट थी उनके साथ भी जो है वो चेंज करना पड़ा था, ये देखने के लिए कि अगर कहीं पर ज़्यादा एससी पॉपुलेशन जो है या एसटी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो हमको वहाँ पर रिजर्व सीट के जो है कैटेगरी जो है वहाँ पर अलॉट करनी पड़ी, उस सीट को हमको रिजर्व बनाना पड़ा, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है, जो भी ये डिसीजन लेता है, उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर डीलिमिटेशन कमीशन किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाता है तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि नहीं इसको आपने कैसे बना दिया, ये तो नहीं बन सकती थी, या कोई कोर्ट इस पर एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो इनका डिसीजन फाइनल होता है। So now let us see this topic in English. Delimitation of constituencies. So PM Modi has met recently with the Gupkar Alliance members, the so-called Gupkar Alliance members, and he has sought their cooperation in first completing the delimitation exercise for assembly seats in the Union Territory before embarking on any political roadmap for the UT of Jammu and Kashmir. Okay, so what is important for us in this topic is the delimitation exercise. So what is delimitation? It is basically an act or process of fixing the boundaries of territorial constituencies. So you have the parliamentary constituencies and you have state assembly constituencies, which you also call informally as seats, state assembly seats or parliamentary seats. Okay, so this deal, how is it decided that this particular area will be a single constituency, this entire area will be divided into 2 constituencies? How is that decided? So this
Delimitation Commission decides such formats. Okay, so how is it carried out in India? Article 82, under Article 82, the parliamentary seats are delimitized under the Delimitation Act after every census. Similarly, under Article 170, the states also get divided into territorial constituencies with that same Delimitation Act, which is which is enacted after every census. Okay, so once this act is in force, the union government sets up a delimitation commission. Okay, the first such delimitation exercise was carried out by the President of India in 1950-51. Okay, so after the 51 census, the President of India, the government enacted the Delimitation Commission Act, and the President of India set up the first delimitation commission. Based upon that, the constituencies were divided. Okay, so such delimitation commissions have been set up in India 4 times. 1952, based upon the census of 1951, 1963, based upon the census of 1961, 1973, based upon the census of 1971, and 2002. So based upon the census of 2001. So there is a caveat in this 2002 delimitation commission. I will explain it to you a little later. Okay, so there were no delimitation exercises in 1981 and 1991 census, because in 1970s the Indira Gandhi ji's government decided that it is unfair for the southern states who are enforcing population control measures. So if we keep on doing delimitation exercise after every 10 years, then these states who are controlling their population, they will be at an unfair it will be unfair to them. Okay, and the states who are not controlling their population, they will have an unfair advantage. Okay, because their seats will get increased, they will be represented more in the union government, and they will have more seats in their assembly. So to discourage population growth, the government or the parliament at that time enacted a ban on delimitation exercise until 2001. So after this ban was lifted in 2001, the parliament unanimously decided that this ban should be extended to till 2026 again. Okay, so this ban currently is enforced until 2026, and after that either there would be another extension, but there is a high probability that the delimitation would be conducted after this 2026 ban will be lifted. And in 2002, what we did was, based upon the census of 2001, we merely changed and altered the boundaries of the constituencies. We did not increase or decrease the constituencies. We just changed their boundaries, and we revised the SC and ST seats which were reserved. Okay, so if in a constituency there was more population of SCs or STs, we categorized that concerned seat as a reserved seat. Okay. So what is this delimitation commission? It is appointed by the President of India. It works in collaboration with the Election Commission of India. It has composition of retired Supreme Court judges, Chief Election Commission, and respective state election commissions. So these are the functions of delimitation commission. They determine how the boundaries of these constituencies will be determined, and what will be the total number of seats in either the state assemblies or the Parliament of India. Okay, so they also identify how many seats must be reserved for the scheduled caste and scheduled tribes wherever their population is relatively large, and every such decision is taken by the majority. Okay, in the commission. The most important part is that the orders or the decisions taken by the delimitation commission in India, they cannot be challenged in any court of law. Okay, so neither the high courts nor the Supreme Court can intervene against the orders issued by the Delimitation Commission of India. Okay, so now let us see the next topic, which is Pinaka rocket system. तो Pinaka rocket system जो है,
इसको डेवलप तो डीआरडीओ ने किया, हमें को पता है ये वाली बात तो, ठीक है। अब जो है एक एनहांस्ड वर्जन इसका टेस्ट किया गया अभी रिसेंटली, और ताकि हम लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस जो है वो हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो अभी आई थिंक हमने इसको लास्ट ईयर ही देखा था कि वैसे तो पिनाका सिस्टम्स और भी हैं जो 70 से 80 किलोमीटर वाले जो मार के मतलब एक तरह से एम्यूनिशन जो लॉन्च करने वाले, मिसाइल लॉन्च करने वाले। लेकिन हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब चाइना के साथ हमारा इशू हुआ था, तो हमको एक ऐसे मिसाइल सिस्टम की या रॉकेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि जो कम डिस्टेंस पर लेकिन बिल्कुल एफिशिएंटली और बिल्कुल प्रिसाइज अटैक कर सके। इसके लिए हमने कम रेंज वाले जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाया था, ठीक है। हमको जब लग रहा था कि चाइना के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमने तब वो 36 किलोमीटर के आसपास का आई थिंक था, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया इसको, आई थिंक 38 किलोमीटर का तक वो है, वो प्रिसाइज लोकेशन पर जाके जो है वो वार करने वाला हमने रॉकेट सिस्टम बनाया था। उसी का ही ये एनहांस्ड वर्जन है। अब इसकी हमने जो रेंज है वो 45 किलोमीटर प्लस कर दी है, ठीक है। तो अब वैसे ये पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो इंडियन आर्मी के लिए डीआरडीओ ने बनाया था, लेकिन जो ये एनहांस्ड वर्जन है ये पुणे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है ARDE, फिर HEMRL और मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। अब जो है इसमें एडवांस नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम है। अब मैं आपको जब कह रहा हूं कि बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर जाके मारता है, तो इस कैसे मार पाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर नेविगेशन अच्छा है, कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। हमारा जो इंडिया का अपना जो सो कॉल्ड, जिसको हम जीपीएस कह सकते, जीपीएस तो नहीं क्योंकि वो रीजनल है, तो हम अब फॉर्म ऑफ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो हमारा जो अपना जीपीएस है, जिसको हम नाविक तो जो हमारा है वो सिविलियन यूज़ के लिए। जो ये IRNSS है, ये हमारा जो है ये मिलिट्री डोमेन में जो यूज़ होता है, वो ही जो है इसको नेविगेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर जाके अटैक करता है, ठीक है। एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट है। इसकी ओरिजिनल जो है, जो लास्ट ईयर टेस्ट किया था, उसकी 38 किलोमीटर रेंज थी, लेकिन जो अब हमने एनहांस्ड वर्जन जो हमने टेस्ट किया है, इसकी 45 से लेके 60 किलोमीटर तक के अवे को ये टारगेट्स को ये प्रिसाइज लोकेशन पर जाके मार सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे अगर फेस टू फेस चाइना के साथ कुछ इशू हो जाता, उसको हिट करने के लिए हमने इस पिनाका रॉकेट को बनाया था। असल में तो 70 से 90 किलोमीटर, जब आपको बता रहा हूँ जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है वो 70 से 90 किलोमीटर वाला है, लेकिन हमको फेस टू फेस सिचुएशन में एक अलग से रॉकेट सिस्टम चाहिए था, उसी को हमने जो है वो इसको जो है वो चेंज किया है, ठीक है। So now let us see this topic in English. Pinaka rocket system. So this enhanced Pinaka rocket system, it has been the original one was developed by the DRDO, and it is designed for the Indian Army, so that they can engage the enemy in a warfare. So now an enhanced version. What happened actually last year was when we had a face off with China, we realized that we do not need a long range missile system. So we developed a short range missile system of Pinaka, which was capable to hit the precise target at almost 38 to 40 kilometers target, okay, in 38 to 40 kilometers target. So we developed this Pinaka rocket system, which was able to target precisely at 38 kilometers. Okay, and it was because it was powered by IRNSS, so it was aided by navigation, aided in navigation by this by India's own IRNSS. Okay, and it had a control and guidance system so that we can hit the precise location. And now after a year almost, we have enhanced the range of that same missile and missile system or the rocket system, and now it can hit the target of target at 45 to 60 kilometers away. Okay, so it is an improved version of the previous one, the MK1. And earlier we also had the Pinaka rocket systems, which were capable to hit the targets at 70 to 90 kilometers away. But as I've told you, we realized that in a direct face off with China, we need something which can hit them precisely. That's why we focused more on the
navigation part than the range part of this missile system last year. Okay, so it is an update of that system which we developed last year. Okay, so now let us see the next topic, which is ambergris. अभी रिसेंटली मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो एम्बरगिस को बेचना चाह रहे थे, एम्बरग्रिस को। ठीक है, अब ये स्पेलिंग यहाँ पर आप इसको देख लेना। एम्बरग्रिस क्या होता है? एम्बरग्रिस जो होता है वो वेल की वॉमिट होती है। ठीक है, पर क्या सच में वेल की वॉमिट होती है एम्बरग्रिस? कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ वो वेल की वॉमिट होती है, लेकिन एक ऑथर हैं स्पेसिफिकली जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, वो कहते हैं कि वेल की वॉमिट नहीं होती है। हमारे जो ये स्पर्म वेल्स हैं ये बहुत सारे जो हैं स्क्विड बीक्स खाते रहते हैं। स्क्विड क्या होते हैं हमारे? स्क्विड एक आपको पता है मरीन एनिमल है जो थोड़ा सा ऑक्टोपस जैसा दिखता है। ठीक है, उसी की सेम स्पीशीज का ही होता है वो, उसको बहुत खाते हैं ये स्पर्म वेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि वो उनके फिर पेट में जाता है, फिर जब वो एक्सक्रीट करते हैं वेल जो उसको, तो कई बार वो जो सॉलिड वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, कई बार वो पानी के ऊपर ही तैर रहा होता है और कई बार वो बह के जो है वो कोस्ट के पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो है इसको ये इतना वैल्यूएबल क्यों है, क्यों इसकी जो है एक तरह से तस्करी क्यों की जा रही है, क्यों इसकी जो है स्मगलिंग की जाती है? क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। अब 1 किलो ही एम्बरग्रिस जो है वो 1 करोड़ रुपए का बिकता है। ठीक है, अब इससे इसका यूज़ क्या है? परफ्यूम की मार्केट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी इससे फ्रेग्रेंस जो है वो जनरेट की जाती है। इजिप्शियंस जो थे वो तो अपने टाइम पर एंशियंट इजिप्शियंस जो थे वो इसको इंसेंस की तरह भी यूज़ करते थे। इंसेंस क्या होता है? जैसे हमारी जो अगरबत्ती धूप बत्ती होती है, वैसे ही अच्छी खुशबू के लिए हम उसको जलाते हैं, तो इंसेंस स्टिक्स होती हैं वो भी। ठीक है, तो इंसेंस स्टिक्स की तरह इसको यूज़ करते थे, मटेरियल को यूज़ करते थे, और कई ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत वैल्यूएबल है। और इंडिया में इसकी जो है स्मगलिंग भी करते हैं कुछ जो है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ये गुजरात के कोस्ट लाइन पर आ जाती हैं ये वेल्स के जो ये एम्बरग्रिस, तो जो है स्मगलर्स जो है वो उसको चोरी करके बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब स्पर्म वेल जो है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है, लेकिन क्योंकि एम्बरग्रिस जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसके लिए जो स्मगलर्स हैं ये क्या करते हैं? स्पर्म वेल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकि वो उसका एम्बरग्रिस निकाल सकें। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिर्फ 1% जो है स्पर्म वेल्स पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही है एम्बरग्रिस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उनके पास, बाकी 99% जो है वो एम्बरग्रिस नहीं बनाती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, एम्बरग्रिस। ओके, सो recently Mumbai police has arrested 5 persons who were trying to sell ambergris or the whale vomit. But is it actually the whale vomit? Currently we assume that this ambergris is akin to a whale vomit, but a scientist or an author who has researched on this particular subject, he has mentioned that as the sperm whales eat thousands of squid beaks. Now what is squid? Squid is a marine animal which is similar to octopus, so the sperm whale eats it. Okay, and it goes into the whale's stomach, and after it is excreted by the whale, it floats on the surface of the water body as a solid waxy substance, and sometimes it also settles on the coast, and the smugglers take it away for selling it in the black market. Okay, so why there is so much smuggling of ambergris? Because it is also referred to as floating gold. It is very valuable. 1 kg of ambergris is almost 1 crore rupees. So where is it used? So it is basically used in the perfume market. Some particular types of fragrances like musk is a fruit, you know that. So some particular fragrances are created out of it. It has also been used by the ancient Egyptians as an incense object. Okay, so it is also believed that some traditional medicines also use this ambergris as a substance. Okay, so as this is very valuable, these the smugglers have always been looking for it. They even illegally target the fish in anticipation that they can obtain ambergris from their stomach, but they don't know that only 1% of sperm whales produce this
ambergris, and the other 99% cannot produce it. And in search for this ambergris, they end up killing so many sperm whales. That's why the police and the wildlife protectors of India, they keep an eye over such smugglers so that they can prevent the sperm whales from these smugglers. Okay, so now let us see the next topic, which is futuristic infantry combat vehicles. So आर्मी ने जो है एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जनरेट किया और कहा है कि हमें 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए। अब ये कॉम्बैट व्हीकल्स क्या होते हैं? जैसे टैंक्स होते हैं ना, ठीक है, आप इसको टैंक ही मान लो समझने के लिए। बहुत तरह के हो सकते हैं, बट हमारे इंडिया में मोस्टली जो अभी जो चल रहे हैं, जो सोवियत स्टाइल वाले जो हैं, वो BMP-2 वो टैंक्स ही हैं, ठीक है। तो ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो हैं वो यही होते हैं। इसके अंदर जो है आपके जो है एम्यूनिशन भी लगा होता है, फिर ड्रोन, अब जो है न्यू वाले जो कहा जा रहा है कि हमको ड्रोन्स भी लगे हों उसके अंदर, ठीक है। फिर म्यूनिशंस ऑल, जैसे कि हमारे जो है अलग अलग तरह के इसके अंदर जो है हमारे बॉम्ब्स वगैरह लगे हों, ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी है, जो कि हमको कॉम्बैट व्हीकल्स जो हमको लड़ते हुए इन्फेंट्री में उस टाइम पर हमको इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो अब जो है 1750 मांगे हैं आर्मी ने, उसके लिए जो है टेंडर निकाला है एक तरह से, आप सोच लो, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा हम 1980 में जो सोवियत स्टाइल के तो हमारे BMP-2 थे, जो टैंक्स ही हैं हमारे बेसिकली, उसको हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है तेलंगाना में मेदाक में वो बनाती है। तो अब वो क्योंकि पुराना हो चुके हैं, तो इसलिए हमको न्यू टेक्नोलॉजीज़ वाले, जिसमें ड्रोन्स भी हों, बहुत सारी और चीज़ें हों, वो हमको चाहिए, इसीलिए हमने उसके लिए टेंडर निकाला है। अब कहा जा रहा है कि ये क्रॉस कंट्री ऑपरेशंस में इसका यूज़ किया जाएगा, हमारे डेजर्ट में भी यूज़ किया जाएगा, प्लेन में भी यूज़ किया जाएगा, और इसको माउंटेन में भी यूज़ किया जाएगा। इसलिए हम ऑल राउंड जो है ये FICVs हम चाहते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ जो है वो एनिमी के टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में, पर्सोनल के जो कैरियर्स जिसमें वो बैठे होते हैं जो सामने दुश्मन, उसको डिस्ट्रॉय करने में, कॉम्बैट व्हीकल्स या है जो उनके कॉम्बैट व्हीकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में, या फिर हेलीकॉप्टर जो लो फ्लाइंग है उसको डिस्ट्रॉय करने में इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स. So the Indian Army has issued a request for information to invite to acquire 1750 future infantry combat vehicles because the current ones have become too old for the modern warfare. Okay, so what are these future infantry combat vehicles? So these are basically the vehicles which are used by the Indian Army or the defense forces to attack the enemy tanks or the personnel carriers or the armored vehicles which are carrying the enemy personnel, the combat vehicles which are used by the enemies, or the low flying helicopters. Okay, so for basic understanding you can assume that these are the tanks which are used by our armed forces against the enemy. Okay, so currently we have this BMP-2 which are Soviet styled, and under licensing agreement we are manufacturing the same in a ordnance factory in Medak, which is in Telangana. So now the new ones which we are proposing to acquire, we want that they should be able to carry mini drones and even loitering munitions. So what is the meaning of loitering? You can say it means a standard munition which is not in use at all the time. Okay, a reserved ammunition. Okay, so it must be able to carry reserved munition in these FICVs so that they can be used again at the time of need. Okay, and we want these FICVs to be able to be used around the country in either the plains or the desert area, or even in the mountainous region if we have an issue with the Chinese forces. Okay, so that's why the army has requested for the modern FICVs from the and we want it to be made in India only. Okay, so now let us see the next topic, which is inland vessels bill. तो यूनियन कैबिनेट ने इनलैंड वेसल्स बिल जो है उसको मंजूरी दे दी है। ये इनलैंड वेसल्स एक्ट जो है उसको रिप्लेस करेगा,
हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन जो है इनलैंड वेसल्स की, उसको रेगुलेट करने के लिए इस बिल को बनाया गया है। ठीक है, अब ये एक यूनिफाइड लॉ होगा, पूरी कंट्री में एक ही लॉ होगा, और कोई भी एक जो है जो इनलैंड वेसल है वो किसी भी एक जगह पे उसको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वो उसकी रजिस्ट्रेशन पूरे इंडिया में वैलिड होगी। ठीक है, फिर इसी बिल के अंदर ही इनलैंड वाटर्स की भी डेफिनेशन जो है उसको जो है वो दी गई है, जिसमें हमने टाइडल वाटर लिमिट जो होती है हमारी, कि कहाँ कहाँ तक जो हमारा जो टाइड्स आती हैं उसके बेसिस पर जो हमारी टाइडल वाटर लिमिट है उसको भी हमने इनलैंड वाटर्स के अंदर ही डाल दिया है। ठीक है, फिर नेशनल वाटर्स बेस को भी हमने इनलैंड वाटर्स में ही डाल दिया है। ठीक है, फिर एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने की बात की जा रही है, जिसमें सारे वेसल्स, वेसल की रजिस्ट्रेशन और क्रू जो है, जो वेसल्स पर ऑपरेट कर रहा है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक सेंट्रल डेटाबेस बन जाएगा उनका। जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स होंगे, जो मैकेनिकली चलते हैं वेसल्स, उनको तो मैंडेटरीली रजिस्टर कराना ही पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वाले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताल्लुक लेवल पे, पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, उनको कराना ही पड़ेगा बेसिकली। अब इसके अंदर बिल में पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स तक भी डिफाइन किए गए हैं, और गवर्नमेंट को बोला है इस बिल में कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन से केमिकल्स या सब्सटेंसेस जो हैं वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और वो इनलैंड वेसल्स के ऊपर अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, अब इनलैंड वाटरवेज का क्या स्कोप है इंडिया में? 14,500 किलोमीटर तक का हमारा नेविगेबल वाटरवेज है, जहाँ पर हम अपना जो है वो अपने वेसल्स को चला सकते हैं। जो कि जैसे अब ये कौन कौन से नेविगेबल वाटरवेज, रिवर्स में चला सकते हैं वेसल्स को हम, अपने कनाल्स में भी चला सकते हैं, बैक वाटर्स, क्रीक्स, हर जगह पे, इन सबको मिला के 14,500 किलोमीटर का हमारा नेविगेबल वाटरवेज बनता है। उसके लिए ही हमने नेशनल वाटरवेज एक्ट भी हमने एक 2016 में बनाया है, जिसमें 111 वाटरवेज हमने जो है वो नेशनल लेवल पर डिसाइड कर लिए कि ये नेशनल वाटरवेज हैं। लेकिन फिर भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है हमारा सिर्फ 2% से भी कम जो है वो हमारे फ्रेट ट्रैफिक को जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, उसकी जो है केटर करता है सिर्फ 2%, जो हमारा जितना हमारा असल में फ्रेट ट्रैफिक है उसका सिर्फ 2% जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट से जाता है। ठीक है, अब पैसेंजर ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट नील ही है, बहुत ही कम लोग हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ही इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और मेंटेन करती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो नेशनल वाटरवेज को फंड करने के लिए जो हमारे सेंट्रल रोड फंड है, उसमें जितना पैसा पड़ा है उसको भी हम यूज़ करना शुरू करेंगे। इसके लिए 2018 का जो हमारा बजट था उसमें प्रोविजन डाला गया था कि सेंट्रल रोड फंड एक्ट को हम अमेंड करेंगे, और उसका जो पैसा जो आइडल पड़ा है उसका यूज़ करके हम अपने वाटरवेज को डेवलप करेंगे। So now let us see this topic in English. Inland Vessels Bill 2021. So Union Cabinet has given a nod to this Inland Vessels Bill 2021, and it will replace the Indian Vessels Act 1971. So this bill basically aims to regulate the safety, security, and registration of inland vessels, which will be running in the which will run on the inland waterways of India. Okay, so these are the salient features of the bill. It provides for a unified law for the entire country. So once an inland vessel is registered anywhere in the country, it will be valid in all the states and union territories. It also provides definition of the inland waters. So we have now included the tidal water limit and national waterways also as the part of inland waters of India. This bill wants to create a central database of all the vessels and vessels registration and the crew which operates on such vessels. Now it is also making it mandatory that all mechanically propelled vessels, which are these mechanically propelled vessels, will have to be registered mandatorily upon this central database, and the non-mechanical vessels, they must register themselves at the district, taluk, panchayat or village level. This bill surprisingly also has provisions for pollution control measures, and this bill is saying that the government of India or the central government will designate certain chemicals or substances which are pollutants, and they must not be carried by these inland vessels which are registered on the central portal. Okay, now what is the scope of Indian inland waterways in India?
India has almost 14,500 kilometers of navigable waterways, comprising of rivers, canals, backwaters, creeks, etc. But we have just we are underutilizing its potential. So less than 2% of India's freight traffic operates through waterways, and there is almost negligible amount of passenger traffic which our waterways are or water transport is catering to. The National Waterways Act of 2016, it has identified that 100 waterways are of national importance, or they have been declared as national waterways. The Inland Waterways Authority of India, it is an organization which is mandated to develop the and maintain the infrastructure required for the development of inland waterways in India. And in 2018 budget, the government decided that the funds lying idle in the Central Road Fund, we will amend the Central Road Fund Act, and we will utilize those funds to develop our to develop the infrastructure which is required for the development of inland waterways in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.